Hello friends, welcome to Soon IS. I welcome you to the Environment Revised through Multiple Choice Question course. आज इस कोर्स में हम पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं. तो चैप्टर 1 इज अबाउट इकोलॉजी. तो इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी अप्लाइड चीजें हैं, आज हम उसको समझेंगे थ्रू अ लॉट ऑफ गुड, वेरी वेल क्राफ्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको एक तरह से ब्रीफ फिर से करना चाहता हूं. हम लोग 400 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपीएससी स्टैंडर्ड के वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेसिक मकसद है कि हम लोग चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लिए हैं. इससे क्या है, आपका जो बेसिक रिवीजन है वो क्वेश्चंस के थ्रू है. सो विच इज गोइंग टू एड आपकी रिटेंशन बहुत इंप्रूव होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिकली बुक पढ़ रहे हो, बहुत बार हम लोग बुक पैसिवली पढ़ते हैं, तो वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं. तो एट सूने आईएएस our basic goal is to aid your prelims preparation, और उसी क्वेस्ट में दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड. तो हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं विच कैन बी आस्क्ड, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट. उसके बाद जब भी कोई कॉन्सेप्ट होगा तो वी विल मेक श्योर हम उसके आसपास वी विल क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट. देन वी हैव आल्सो एडेड अ लॉट ऑफ इमेजेस सो दैट व्हेनेवर यू रीड और वॉच दिस लेक्चर आप उसको बहुत क्रिस्प फॉर्मेट में रिवाइज कर पाओगे. And the most important thing, because you also know prelims का nature is changing, they are asking us a lot of applied questions. तो basic understanding भी जरूरी है, पर उसके साथ उस understanding को apply कैसे करेंगे. तो जब हम लोग 400 questions आपके साथ practice करेंगे, so ultimately हम लोग अपने mind को train कर रहे हैं how to arrive at the right answer. There may be a lot of questions जहां पे इतनी ज्यादा information हमें नहीं पता हो, but still through the correct methods of elimination, tips, tricks, everything, so we will be telling you how to attempt a question. ठीक? So this is, and how are you like supposed to watch this course? So there are very few requirements. आप प्लीज अटेम्प्टिव रहिए जब आप कोर्स देखोगे. अटेंटिव से बेसिक मतलब यही है कि आप चीजों को अच्छे से समझो. फिर आप जब भी देखो लेक्चर को आप कुछ नोट्स लो, विच इज बेसिकली सेइंग कि आप लेक्चर को एक्टिवली देख रहे हो. कोई भी इंटरकनेक्शंस आपको लग रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्लीज ट्राई टू इम्बाइब दैट. लेक्चर जब खत्म हो जाए उसके बाद आप उससे रिलेटेड नोट्स बनाएं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपके पास बहुत शॉर्ट क्रिस्प नोट्स रहेंगे आउट ऑफ दिस, और इफ यू मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट, तो आपकी रिटेंशन बहुत अच्छी होगी. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट गोइंग थ्रू द बुक्स, उनको शायद उतने अच्छे से उसका एप्लीकेशन और कंसेप्चुअल पोर्शंस नहीं पता होगा. तो दिस इज वेयर यू कैन स्टैंड आउट. ठीक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग क्योंकि इतने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर एवरी चैप्टर वी आर गोइंग टू डू, तो उससे रिलेटेड आपकी जो भी लर्निंग्स हैं आप प्लीज लिखिए अपने लिए, सो दैट जब भी आप बाद में लास्ट मंथ, लास्ट वीक जब आप चीजों को रिवाइज करोगे, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यूजफुल फॉर यू. ठीक. तो उससे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1 जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अबाउट इकोलॉजी. तो व्हाट इज इकोलॉजी, उसको एक सेकंड में मैं आपको बता देता हूं. सी देखो, इकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. पहला जो वर्ड है वो है ओइकोस, दूसरा है लोगोस. लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, एंड ओइकोस इज द स्टडी ऑफ, ओइकोस का मतलब होता है इन्वायरमेंट. तो जब मैं इन दोनों वर्ड्स को ऐड कर रहा हूं, सो इकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट. राइट. अब इस सवाल में जैसे आप देखो, इट इज रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजी ऑफ एन एरिया. इसमें दे हैव आस्क्ड अस बायोस्फीयर के बारे में पूछा है, एंड दे हैव आल्सो आस्क्ड अस अबाउट द इकोसिस्टम. अब देखो, इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं. तो यू वुड हैव कम अक्रॉस, जब भी आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा, तो आपने इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर को पढ़ा होगा. अब जो स्टार्टिंग के 3 है उसमें पीपल, मतलब लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती है. दिक्कत बेसिकली आती है ये जो 3 टर्म्स हैं, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, इनमें अंतर क्या होता है. ठीक. इस अंतर को भी हम अच्छे से समझेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अब अगली बार कभी भी बॉदर नहीं करेगा. ठीक. तो देखो, जैसे आप इमेज में भी देख रहे हो, इंडिविजुअल में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है किसी भी स्पीशीज का, वो इंडिविजुअल हो गया. व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में थोड़े और
organisms of the same species have been added. Community में you are saying there are a few different organisms as well. तो ये पूरे एक छोटे मतलब एक तरह से बेसिक एरिया को we are calling it community. इन तीन चीजों में we are able to understand, हमें पता चल जाता है. अब इसके बाद आता है इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर. तो देखो सबसे पहले व्हाट एक इकोसिस्टम होता क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉन्ड इकोसिस्टम का मैं बात कर रहा हूं, ठीक. तो एक अगर पॉन्ड इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में बेसिकली दो चीजें होती हैं. पहली बात, वी हैव अ लॉट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स. एबायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग. इतना आई होप यू आर एबल टू फॉलो. अब देखिए एक इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल पॉन्ड में बायोटिक फैक्टर्स क्या होंगे? बायोटिक फैक्टर्स होंगे जैसे फ्रॉग, फिश, बैक्टीरिया, जो भी वाटर प्लांट्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ कुछ वाटर प्लांट्स दिख रहे हैं, ये हो गया. और एबायोटिक फैक्टर्स इसी पर्टिकुलर केस में क्या हो गया? नॉन लिविंग चीज, जैसे कि वाटर, लाइट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रेट्स, ये सारी चीजें. तो ये तो हो गया आपका इकोसिस्टम. अब हम इकोसिस्टम से आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं बायोम में. तो बायोम, व्हाट इज अ बायोम? आपने सुना होगा टुंड्रा बायोम है, टैगा बायोम, देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोम. तो बायोम में बेसिकली बिकॉज इकोसिस्टम उसका पार्ट है, तो इसको अगर आप डिफाइन करोगे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स. तो एक बायोम में जो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स हैं वो होते हैं. अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अगर हम दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली कैन बी सेड, दिल्ली एक ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट इको जो बायोम है उसका पार्ट हो गया, ठीक. तो यहां पे इसमें क्या मिलेगा आपको? हो सकता है पॉन्ड इकोसिस्टम मिल जाए दिल्ली के इस बायोम में, आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको रिवर्स मिल जाएंगे. तो बेसिकली बायोम में यू आर अंडरस्टैंडिंग, बायोम में अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम्स भी होंगे, और बायोम में जो और चीजें फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, रिवर, स्ट्रीम, सब कुछ होगा. ये बायोम हो गया. अब हम आते हैं बायोस्फीयर पे. तो बायोस्फीयर से आप समझ ही सकते हो कि इट विल इंक्लूड ऑल द डिफरेंट बायोम्स. और यहां पे यू हैव ऑल द प्लेसेस जहां पे लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोस्फीयर का, यहां पे लाइफ मिलती है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर में यू हैव लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. जो लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है, और जहां पे लाइफ मिलती है. जो लाइफ वाला कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो एक बार मैं क्विकली से समराइज कर देता हूं. और एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, यहां पे सवाल बन सकते हैं कि आप इसका सीक्वेंस याद कर लो. जैसे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, आप इसका कोड बना सकते हो, जैसे IPCEP, आप अपने हिसाब से वॉट एवर यू फाइंड यूजफुल. नहीं तो आप इसके लिए निमोनिक बना लो, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आप कभी भी ये हेरारकी जो पूरी यहां से ना लॉजिकल जो एक हेरारकी गई है, आप इसको गलत नहीं करो. एक चीज. दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला फटाक से अगर इसको मैं रिवाइज करूं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक जो हो गए कंपोनेंट्स, जैसे मैंने पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल दिया. व्हाट इज अ बायोम? बायोम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स का एक कलेक्शन हो गया, राइट. जैसे मैंने दिल्ली के बायोम की बात करी. बायोस्फीयर क्या हो गया? जैसे बायोस्फीयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफरेंट बायोम्स, एंड जहां पे आपको लाइफ मिलती है, और हमने इंटरसेक्शन देखा. तो ये हमने एक तरह से पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, राइट. अब हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? और देखो सवाल जब भी हम करेंगे, देयर आर टू कंपोनेंट्स टू अ क्वेश्चन. पहली चीज इज जो स्टेटमेंट है, यहां से आपकी कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है. यहां पे जो शुरू होता है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये है एप्लीकेशन, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है. हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट्स अच्छे से पता हो, पर अगर आप करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं पढ़ोगे, यू विल मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग. दूसरी बात, यहां पे आपको एलिमिनेशन भी यूज होता है स्टेटमेंट से. तो हम दोनों चीजें समझते हैं. पहला स्टेटमेंट देखो, बायोस्फीयर इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम. ये पूछ रहा है क्या बायोस्फीयर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है? दूसरा स्टेटमेंट, if one part of the ecosystem is damaged or disappears, it has a direct impact on the other species. तो पहला स्टेटमेंट, अब क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो यू नो बायोस्फीयर इसका पार्ट नहीं है, इकोसिस्टम इज अ पार्ट, राइट. ये तो आप समझ गए हो. देखो यहां पे इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, यहां पे जो लॉजिकल एक अरेंजमेंट है, वो हमें बिल्कुल तरह से याद, अच्छे से याद होना चाहिए, राइट. सो इट्स एक्चुअली इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बायोस्फीयर. दूसरी चीज, इफ वन पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज डैमेज्ड या डिसअपियर होता है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है अदर स्पीशीज पे.
तो ये आप ऐसे सोचो, ऐसे इकोसिस्टम है पॉन्ड का हमने बात करी ना, तो मान लो यहाँ पे फिश है, इफ समथिंग हैपेंस टू द फिश, तो उसको जो खाएगा या फिश का जो एक तरह से ना वॉट एवर इज द न्यूट्रिएंट इनटेक, ये सारी चीजें इंपैक्ट होंगी कि नहीं, राइट? तो बेसिकली वी नो कि ये सारे इंटरकनेक्टेड चीजें होती हैं। जैसे फूड, आपने फूड चेन, फूड वेब देखा होगा, तो अगर एक कंपोनेंट को कुछ भी होता है तो बाकी कंपोनेंट्स को भी इंपैक्ट करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, द स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया है। स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कौन सी चीज इनकरेक्ट है, ठीक? व्हाट इज इनकरेक्ट? द आंसर इज ए। ओके, अब हम वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है अबाउट ऑस्मोट्रॉफी। तो अगर इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे, मान लो हो सकता है आपने ये सवाल पूछा ही, मतलब पहली बार आप सुन रहे हो, तो इसको एक बार तोड़ के देखो। ऑस्मो एंड ट्रॉफी। ट्रॉफी आपने यू वुड हैव वर्ड, आपने ऑटोट्रॉफ्स देखे हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ट्रॉफिक इज बेसिकली रिलेटेड टू द फूड एंड द न्यूट्रिएंट इनटेक, किस तरह से हो रहा है। ऑस्मो इज फ्रॉम द वर्ड, ये ऑस्मोसिस, एक आपने कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है, ठीक? तो ऑस्मोट्रॉफिक क्या हुआ? जो अपना एक तरह से खाना या बेसिक जो फूड इनटेक है वो ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं, ये हम समझ गए। अब देखो इसी चीज में अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। क्या पूछा गया हमसे? दे यूज ऑस्मोसिस टू डिसॉल्व देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात बिल्कुल सही बात है, हमने अभी जस्ट इसको वर्ड तोड़ के ही देखा, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरे सवाल क्या है? स्टेटमेंट लार्ज ऑर्गेनिजम्स आर बेटर ऑस्मोट्रॉफ्स। और तीसरा क्या है? फंजाई आर द बिगेस्ट ऑस्मोट्रॉफिक स्पेशलिस्ट इन ऑल द इकोसिस्टम्स, मेजर जो डिग्रेडर्स हो गए। देखो अब स्टेटमेंट टू है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है या फिर एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें हमसे पूछा गया है विच इज अ बेटर ऑस्मोट्रॉफ। तो जब भी आप देखो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, आपने अगर अपनी एनसीईआरटी या बेसिक अभी जो इस बुक में पढ़ा होगा, तो इनका जो सरफेस टू वॉल्यूम जो रेशियो होता है, ठीक, वो एक आपके पास मानो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो ये गिर जाएगा। स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज हाई। इससे क्या होगा? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो अगर लो है तो आपकी जो ऑस्मोसिस है ये एफिशिएंट नहीं होगी। ऑस्मोसिस इज बेसिकली, अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक, और यहां पे आपके पास मान लीजिए वाटर है, वाटर एंड एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं ऑस्मोसिस होता क्या है। तो यहां से जो सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इट गोज फ्रॉम द हाई सॉल्वेंट टू द लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, यहां से जो मूवमेंट हो रहा है ये ऑस्मोसिस हो रहा है। तो अगर एक लार्ज ऑर्गेनिज्म है जिसका सरफेस एरिया जब लो हो जाएगा तो ऑस्मोसिस बेकार हो जाएगी, इट विल नॉट बी एफिशिएंट। पर अगर एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है वहां पे चीज उल्टी हो जाती है, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंप्रूव हो रहा है एंड ऑस्मोसिस इज वेरी एफिशिएंट, ठीक। तो इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला है? लार्ज ऑर्गेनिजम्स आर बेटर ऑस्मोट्रॉफ्स। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। तो स्टेटमेंट टू आप हटा दोगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या पूछा है? द फंजाई आर द बिगेस्ट ऑस्मोट्रॉफिक स्पेशलिस्ट सिंस दे आर द मेजर डिग्रेडर्स इन ऑल द इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर यू। आपको एक नया चीज पता चलिए कि फंजाई एक्चुअली सबसे बड़े ऑस्मोट्रॉफिक स्पेशलिस्ट होते हैं। और यहां पे मैंने फंजाई की एक इमेज भी ऐड कर दी है सो दैट अगली बार जब भी आप रिवाइज करोगे आपको यू विल बी रिमाइंडेड कि ओके फंजाई है, फंजाई से आपको याद आएगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से आपको ऑस्मोट्रॉफी याद आएगी, ठीक। अब जब हमने ऑस्मोसिस की बात कर ही ली है तो मैं आपको एक और डिफरेंस बताना चाहता हूं। एक और लिंक्ड कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो देखो दोनों में बेसिकली मूवमेंट तो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से टू द लो कंसंट्रेशन, पर डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस एक है, पहली बार डिफ्यूजन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, दोनों मूव कर रहे हैं। पर ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? देखो ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग हो गई, ठीक। तो हमने क्या देखा? दैट वी हैव अंडरस्टूड ऑस्मोट्रॉफी क्या होती है। फंजाई इज द बिगेस्ट द ऑस्मोट्रॉफिक स्पेशलिस्ट, और क्या है? लार्ज ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट बेटर, दे आर इन फैक्ट वर्स, राइट। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इकोटोन, ओके। तो इकोटोन को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इकोटोन, व्हाट इज एन इकोटोन, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे
इकोटोन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का। इकोटोन होता क्या है, जैसे यहां पे दो कम्युनिटीज या ज्यादा मिलते हैं और जुड़ते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, ठीक। सो दिस इज बेसिकली यहां पे टू कम्युनिटीज हैं, दे कम टुगेदर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एरिया भी बोलते हैं, जो दो बायोम के बीच में हो रहा है। दिस इज बेसिकली अ ट्रांजिशन एरिया, इट्स बिटवीन द टू बायोम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यू हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इज एन इकोटोन। कैसे, यहां पे एक जो आपका जोन है रिप्रेजेंटेशन का, सो यहां पे मरीन एंड टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है उसका जो ट्रांजिशन वाला जोन है, दैट इज कॉल्ड इकोटोन। ये आपने समझ लिया। अब इकोटोन और क्या, और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड हो गया। ग्रासलैंड में क्या है, एक बार आप सोचो, ग्रासलैंड हैज फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इसके बीच में, ठीक। एक हमने ग्रासलैंड देख लिया, और कौन से एग्जांपल आप सोचो। सो वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ एस्चुराइन। एस्चुराइन में क्या हो गया, इसमें फ्रेश वाटर भी है और सॉल्ट वाटर दोनों है। तीसरा क्या हो गया, मे बी एक मार्श लैंड हो गया। तो मार्श लैंड में क्या हो गया, ड्राई और वेट दोनों का एक हो गया। सो वी हैव कवर्ड एक मैंग्रोव, ग्रासलैंड्स, एस्चुराइन, मार्शलैंड। तो बेसिकली दीज आर ऑल द डिफरेंट पॉसिबल इकोटोन्स। अब इकोटोन में क्या हो गया, इस पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया हो, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझते हैं। देखो, ये नैरो भी हो सकता है या वाइड भी हो सकता है, दोनों चीजें। दूसरी बात क्या है, इसमें जो कंडीशंस हैं वो एकदम इंटरमीडिएट कंडीशंस होती है, विच इज जो दो इकोसिस्टम्स की जो इंटरमीडिएट कंडीशंस, इसीलिए इसको हम जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, जो नंबर है और पॉपुलेशन डेंसिटी है, दो चीजें मैंने बोली आपको, नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज, जो इकोटोन में वो बहुत ज्यादा होती है उन दोनों कम्युनिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ये दो हो गए, ठीक। यहां पे कोई नंबर है, पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो 10 है, यहां पे 50 है, राइट। तो यहां का जो हम बात कर रहे हैं ना, जो बेसिकली इंटरसेक्शन पे, यहां पे इट्स क्वाइट हाई, जो पॉपुलेशन भी हो गई या स्पीशीज की जो ओवरऑल डेंसिटी है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। तो हमने क्या बात करी, इकोटोन्स क्या है, ये ट्रांजिशनल जोन्स हो गए, और यहां पे जो एटलीस्ट इन जोन्स पे यू विल फाइंड दैट जो स्पीशी की डाइवर्सिटी है यहां पे ज्यादा होगी। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल उसमें क्या बोलते हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो ये दोनों जो एडजॉइनिंग इकोसिस्टम है और जो इकोटोन है, यहां पे एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज भी मिल जाती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक। तो हमने ओवरऑल क्या समझा, ये ट्रांजिशनल एरिया है जहां पे दो या दो से ज्यादा जो भी कम्युनिटीज मिलती हैं, इंटीग्रेट करते हैं। हमने एग्जांपल्स देखे लाइक मैंग्रोव, ग्रासलैंड, एस्चुराइन। देन वी आल्सो सॉ, हमने जोन ऑफ टेंशन की बात करी, एंड वी आल्सो लर्नड अबाउट द एज इफेक्ट, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहले ही आप देख लो इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज इनकरेक्ट, राइट। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोला, इट सराउंड्स एन इकोसिस्टम एंड एक्ट्स लाइक अ बफर जोन फॉर इट्स प्रोटेक्शन, पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, इट कंटेन सम एंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग इकोसिस्टम। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, तो दिस हैज टू बी करेक्ट। अगर ये सही है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो टेक्निकली आपको इसी स्टेटमेंट से आंसर पता चल जाएगा कि लाइक दिस एंड दिस कैन नॉट बी। और दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। बहुत बार क्या होता है, हमें सारे स्टेटमेंट्स नहीं पता होते हैं, इवन इफ वी नो वन स्टेटमेंट वी विल अराइव एट द राइट आंसर, राइट। पर स्टिल वी विल अगेन रीड द थर्ड स्टेटमेंट टू बी, एक बार अपने आप को हम एक तरह से और श्योर हो जाते हैं। क्या लिखा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज इज ग्रेटर देन द एडजॉइनिंग इकोसिस्टम। इसी को हमने, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एज इफेक्ट। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, राइट। उन्होंने द डेफिनेशन हैज बीन ट्विस्टेड, यू ऑलरेडी नो कि इट इज बेसिकली a zone of junction between two or more diverse ecosystems, right? So incorrect पूछा है, तो the answer is 2 and 3. Oh, sorry. हमसे पूछा गया, अच्छा, which of the following is incorrect? Okay, the incorrect is statement number A, one only. 2 and 3 are actually correct, right? So please make sure आप incorrect को अच्छे से पढ़ो। incorrect पूछा है तो incorrect ही बताना है, right?
अब देखो ये एक मैंने इमेज ऐड करी है जस्ट आपको बताने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैन बी अ ड्राई टाइप का इकोसिस्टम, दिस इज अ वेट। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये भी एक तरह से इकोटोन हो गया, और इकोटोन में 50-50 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इस इमेज मल्टीपल इमेजेस से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बस दो डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम्स चाहिए, वो किसी भी मतलब शेयर पे मिलते हैं, दैट ऑल्सो फॉर्म्स एन इकोटोन। ओके, ठीक। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन इज हमसे फौना, देव आस्क्ड अस फौना और उनके बायोम की बात करिए। ठीक, मैंने अभी हमने देखा व्हाट इज अ बायोम। सो बायोम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इकोसिस्टम्स। ठीक, अब देखो बायोम इन इटसेल्फ इज अ वेरी लाइक डिटेल्ड टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर 1 है। बायोम को हम सब्सिक्वेंट आगे आगे वाले चैप्टर्स में बायोम को, सारे बायोम्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। अभी जो हमारा डिस्कशन है इज लिमिटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, ताइगा, सवाना और तुंद्रा, तीन तरह से बायोम हमें बताए गए हैं, और हमें फौना दिए गए हैं। पहला क्या दिया, टार्मिगन, एल्क और जेब्रा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन एंड इट्स ऑल्सो बिट डिफिकल्ट। वाई, बिकॉज टार्मिगन यू मे और मे नॉट हैव हर्ड, टार्मिगन आपको पता ही नहीं हो सकता है, पर एल्क शायद आपने सुना हो, पर जेब्रा 100% आपने सुना होगा। अब ऐसे सवालों को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक, देखो आपने टुंड्रा, सवाना और टाइगा के बारे में सुना होगा, तो एक बार इसको फटाक से रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली बायोम में क्या क्या आता है। एंड लाइक मैंने पहले ही बोला आपको, बायोम को हम वैसे तो इन डेप्थ में करेंगे ही कवर इन अवर अपकमिंग चैप्टर्स। सी वी कम टू दिस। देखो अभी आपको टार्मिगन पहले पता था, नहीं पता था, कोई बात नहीं। टार्मिगन इज बेसिकली अ बर्ड जो बिल्कुल कोल्ड जो एरियाज या रीजन है वहां पाई जाती है। एल्क आप इमेज से ही देख रहे हो, इट इज काइंड ऑफ एन एंटीलोप डियर। ठीक, जेब्राज यहाँ पे इतने ज्यादा ग्रासलैंड और एक तरह से सिस्टम्स दिख रहे हैं। तो अगर आपको क्या पता है, देखो यहाँ पे एक इमेज से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द रेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सवानाज हैं जहाँ पे आपको बेसिकली ग्रासेस या बेसिकली ग्रासलैंड या इस तरह से यू विल हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट। तो सवानाज में जेब्रा यू कैन फाइंड देम। ठीक, अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो एक बार आप सवाल देखो, यहां पे जेब्रा को अगर आप सवाना से मैच करो 3 का बी, तो 3 का बी यहां पे दिख रहा है आपको, राइट, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो अगर देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आप ऐसे लकी हो कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन या एक स्टेटमेंट पता है, उससे आप डायरेक्टली यू विल बी अराइव एट द राइट आंसर, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ऐसे सवालों से इसलिए डरना नहीं है, आप एटलीस्ट एलिमिनेट करके या कुछ किसी एक ऑप्शन को मैच करके ऑप्शन जरूर चेक करो। अब देखो सवाना की हमने बात करी, अब यहाँ पे दो और चीजें हैं। देखो सबसे पहले जो पोलर क्लाइमेट है, इट इज द कोल्डेस्ट क्लाइमेट, यहाँ पे मोस्टली यू विल नॉट सी वेजिटेशन, जो भी एक तरह से एनिमल्स या जो भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द एक्सटेंट कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। टुंड्रा, टुंड्रा इज ऑल्सो वेरी कोल्ड क्लाइमेट। उसके बाद बोरियल फॉरेस्ट लिखा है, बोरियल इज बेसिकली टाइगा, और टाइगा की हम बात करें तो यहाँ पे इट इज फाउंड बेसिकली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, ये एक इसकी एक तरह से स्पेशलिटी है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट है, प्रेरीज है, टेम्परेट डिसोडियस, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, तो अगर हम देखो, अगर मैं टुंड्रा की बात करता हूं तो टुंड्रा बेसिकली नॉर्थ और सदर्न मोस्ट रीजन्स में पाया जाता है, जो कि बेसिकली आइस बाउंड है। टुंड्रा में और क्या चीज है, यहाँ पे हमें एक तरह से वी डोंट सी ट्रीज, यहाँ पे कुछ आपको छोटे मोटे श्रब्स जरूर दिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे मिलता क्या है, लाइकन्स, मॉसेस, राइट। अब देखो लाइकेंस और मॉसेस इस तरह के, आई थिंक यूपीएससी ऑल्सो आस्क्ड दिस इन 2021 पेपर, कि अगर कोई भी एरिया है जहां पे मे बी आई थिंक दैट कोई सॉइल नहीं है, सो व्हाट विल यू फाइंड। तो इसीलिए जब भी आप बायोम्स को पढ़ रहे हो या बेसिक क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ रहे हो, वहां पे हर एक चीज देखो वहां पे किस तरह की चीजें मिलेंगी। ठीक, अब टुंड्रा में और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से एनिमल्स मिल सकते हैं, तो रेनडियर है, रेनडियर तो एक तरह से आपको यू विल बी एबल टू रिकॉल। देन आर्कटिक फॉक्स हो गई, पोलर बियर हो गया, और यहाँ पे टार्मिगन है। ठीक, और जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है दे आर ऑलमोस्ट मिसिंग फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज आवर टाइगा और द बोरियल फॉरेस्ट, तो इसको आपका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, और ये हमें मिलता कहां पे है। सो दिस इज फाउंड इन नॉर्दर्न यूरोप, एशिया एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका, राइट। यहां पे व्हाट डू यू बेसिकली फाइंड, यू फाइंड
दैट यहाँ पे कॉनिफरस एवरग्रीन जो एक तरह से फॉरेस्ट है, जिसमें कि यू हैव एग्जांपल्स लाइक स्प्रूस, पिन एंड फिर्स, राइट। और यहाँ पे फौना किस तरह का होगा? सो बेसिकली बर्ड हो गए, एल्क्स, एल्क्स तो मैंने आपसे यहाँ से पूछ ही लिया। देन व्हाट इज देयर? यू हैव हॉक्स, यू हैव फर बियरिंग कार्निवोर्स, मिंक, साइबेरियन टाइगर, ऑल दीज थिंग्स, राइट। एंड देन लास्ट में सवाना भी पूछा गया, तो व्हाट इज सवाना? तो पहली बात तो सवाना इज प्रिडोमिनेटली जो है अफ्रीकन जो रीजन है, हमें अफ्रीका से याद हो जाएगा सवाना, ठीक। और क्या पूछा जाता है सवाना में? व्हाट कैन यू फाइंड? यहाँ पे देखो बहुत अच्छी डाइवर्सिटी है ग्रेजर्स की, यहाँ पे एंटीलोप्स हैं, बफेलोज, जीब्रास, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ये सारे हमको यहाँ मिल जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। जेब्रास हम लोग ने खुद ही से देख लिया, जेब्रास तो सवाना में मिल जाएंगे। टार्मिगन बिकॉज इट्स अ बर्ड और बहुत ठंडी एरियाज में पाई जाती है, तो टार्मिगन हैज टू बी टुंड्रा। एल्क्स हो जाएंगे टाइगा, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? इट हैज टू बी बी, 1 का सी, 2 का ए एंड 3 का बी। सो आई होप यू आर फॉलोइंग अलॉन्ग विद मी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब ये सवाल हमारे लाइक वी आर टॉकिंग ऑफ बायोस्फीयर, ठीक। बायोस्फीयर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हम लोग को। अगेन प्लीज मेक अ नोट, यहां पे पूछा गया है व्हाट इज द इनकरेक्ट पार्ट, ओके। तो देखो इसको अटेम्प्ट करने से पहले बायोस्फीयर, व्हाट इज अ बायोस्फीयर, आई थिंक हमने बात कर ही ली है स्टार्टिंग अपनी स्लाइड में। तो जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का इंटरसेक्शन है, वेयर यू फाइंड द लाइफ फॉर्म्स। देखो लाइफ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बायोस्फीयर का, और बायोस्फीयर जो एक्सट्रीम्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल के, वहां एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं मिलता है। सो दिस इज व्हाई दिस बायोस्फीयर इज इंपॉर्टेंट। तो एक चीज बस आपको ये याद रखनी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड हियर, राइट। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, पहला स्टेटमेंट। नाउ लेट्स एग्जामिन दिस, क्या वो प्लांट से आता है? एक्चुअली देखो एनर्जी जो भी आएगी इट हैज टू कम फ्रॉम द सन ओनली, नो। तो सन से आएगी। हाँ, प्लांट्स उस एनर्जी को किस तरह से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल बी एबल टू यूज इट, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्स मोर देन 50% ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वी ऑलरेडी नो आर फेमस फॉर देयर बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो यहां पे 50% दे डू हैव इट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमसे पूछा गया व्हाट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एयर, वाटर एंड सॉइल कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट टू फॉर्म न्यू केमिकल्स एंड डिकम्पोज द ओल्ड वंस। आप एक बार सोचो, ये न्यू केमिकल सही में हम लोग ने देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने इतने इंटरेक्शंस देखे हैं, तो क्या हमें पता है कि हर बार कोई नया केमिकल बन रहा है? सो एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में आप एक बार ध्यान से पढ़ो कि ऐसा तो आपने कहीं अलग से पढ़ा नहीं है, राइट। सो होता क्या है कि जो सेम केमिकल है वो बार बार रिसाइकिल होता रहता है, तो एक्चुअली कोई नया केमिकल नहीं बन रहा है, राइट। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, सॉरी स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 हमने देखा, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो द आंसर हियर इज पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या हो गया? ये स्टेट 1 and 3 both are incorrect, okay। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग वायरस आर द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट फॉर फूड एंड एनर्जी। स्टेटमेंट 2 says geologic substratum is one of the biotic components that influence the organism, right। तो देखो इसमें एक और, आई थिंक हमने ये जस्ट अभी इसकी बात करी हुई थी जब हमने बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करी है, राइट। और दूसरी क्या चीज आ गई हमारे पास? वायरसेस की बात है। तो लाइक विल क्विकली रिकैप द कॉन्सेप्ट। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक एंड द अदर कंपोनेंट इज एबायोटिक। बायोटिक इज व्हाट? लिविंग, एंड एबायोटिक इज व्हाट? नॉन लिविंग, फाइन। ये तो आपको अच्छे से पता है। अब इसी से रिलेटेड देखो, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम होता है, सो इट इज एक्चुअली द एबायोटिक कंपोनेंट। तो हम एक बार व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स, एनिमल, मैन, ये सारी चीजें बायोटिक कंपोनेंट आ गई। एंड एबायोटिक इज व्हाट? इट्स नॉन लिविंग।
तो मतलब एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, वाटर, टोपोग्राफी, सॉइल, तो ये सारी चीजें, एंड जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम, ये एबायोटिक है। दिस शुड हैव बीन एबायोटिक। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या है, वायरस आर द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर। देखो, आपने इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक वी हैव हर्ड अबाउट पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, ठीक, कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो डिपेंडेंट तो होते ही है ना ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे हो सकती है, ठीक। तो कैन यू थिंक कि वायरस ओनली एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो सिर्फ बाकियों पे, मतलब इट इज डिपेंडेंट। सो दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। पहली बात, इट ऑल्सो हैज द वर्ड ओनली, बट इसको आप लॉजिकली सोचो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमसे पूछा गया है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। द आंसर हियर इज डी, राइट। अब नेक्स्ट हम सवाल पे जाते हैं। तो इन दिस इट इज आस्किंग अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी। ओके, तो व्हाट इज अ कम्युनिटी। हम लोगों ने एक तरह से कम्युनिटी के बारे में जस्ट बिफोर, लाइक इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कम्युनिटी के, ठीक। तो देखो, कम्युनिटी में जो कम्युनिटी की नेमिंग होती है, वो वहां पे जो भी डोमिनेंट प्लांट जो स्पीशीज होगी उसी से रिलेटेड कम्युनिटी को नेम करा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ग्रासलैंड कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो ग्रासलैंड कम्युनिटी क्या होगी, यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट करने वाली है। ऑल्दो यहाँ पे श्रब्स, ट्रीज, ये सब हो सकते हैं, बट वो यहाँ पे एक तरह से इट विल बी नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज। ये आपको एक तरह से पता होना चाहिए, राइट। अब देखो यहां पे क्या होगा, कोई भी कम्युनिटी में जो भी नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे और जो इनका साइज होगा वो बहुत वेरी करता है। तो एक कम्युनिटी में हो सकता है एक स्पीशी हो, दे कैन बी वन स्पीशीज, और दे कैन बी सेवरल स्पीशीज। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, जो नंबर ऑफ स्पीशीज है एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक, वो बहुत ज्यादा वेरी करेगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखो काफी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये वेरी करता है। मे बी द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और भी चीजें होंगी, ठीक। एक चीज ये हो गई। अब एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है, इट्स कॉल्ड द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। वो भी हम एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। एक हो गया मेजर, द अदर इज माइनर। तो मेजर कम्युनिटी क्या होता है, माइनर कम्युनिटी क्या होता है। मेजर देखो ये क्या हो गए, दीज आर द लार्ज साइज, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। तो हमने साइज की एक तरह से बात कर ली, लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। और इनको सिर्फ सन की एनर्जी चाहिए, और बाकी जो इनपुट और आउटपुट है आसपास की कम्युनिटी से, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। अब माइनर कम्युनिटीज की मैं बात करूं, तो ये डिपेंडेंट होते हैं अपनी नेबरिंग कम्युनिटीज से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं मेजर कम्युनिटी में, तो कोई भी जैसे एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है मान लो कहीं पे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेजर कम्युनिटी। बट माइनर कम्युनिटी में क्या हो गया, जैसे एक मान लो लाइकन है, कोई काउडंग पैड पे कोई लाइकन है, तो उस वो चीज इज डिपेंडेंट, जो भी उसको इनपुट्स मिलेंगे उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, राइट। तो ये माइनर कम्युनिटी हो गया। सो नाउ अब हमें कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पता है। अब इस स्टेटमेंट को हम आंसर करते हैं। पहली देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट वेरी। अगर देखो जब भी नॉट वर्ड आएगा ना, वो स्टेटमेंट आप एक दो बार अच्छे से अलर्ट होके पढ़ो, ठीक, क्योंकि नॉट में द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंटायरली चेंजेस। दूसरी चीज क्या बोली है, टोपोग्राफी मेनली डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, राइट। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो देखो पहले वाले में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हमने देखा कि नंबर ऑफ स्पीशीज और साइज ऑफ द पॉपुलेशन दोनों वेरी करेगा। तो दिस इज टेक्निकली ये भी गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, टोपोग्राफी मेनली डिटरमाइंस। देखो अगर कोई भी कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल हम ग्रासलैंड कम्युनिटी की बात करें और भी किसी कम्युनिटी की बात करें, तो वहां पे आप ये सोचो ना, मतलब टोपोग्राफी तो एक बहुत छोटा कंपोनेंट हो गया, पर वहां पे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं भी, जैसे कि
सनलाइट की अवेलेबिलिटी, बाकी जो एक तरह से ना ओवरऑल जो वहां पर क्लाइमेट है, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज में मान लो अगर सनलाइट या फूड बाकी सारी चीजें अवेलेबल है ही नहीं, तो वहां पे तो एक तरह से जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो टोपोग्राफी बेसिकली देखो, टोपोग्राफी डिटरमाइन थोड़ा कर सकता है, पर यहां पे कीवर्ड क्या है, मेनली डिटरमाइंस। तो इस इन वर्ड्स में, डज नॉट, इन सब चीजों में यूपीएससी इज नोन टू ट्रैप यू, राइट। तो यहां पे इनकरेक्ट पूछा है, राइट, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इसीलिए वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल सो दैट ये कॉन्सेप्ट्स आपको इम्बाइब्ड हो जाए, और उसके साथ हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लाइक वी आर डिस्कसिंग सो दैट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर एम्बेडेड इन योर ब्रेन। अगेन देखो, इकोसिस्टम पे वी हैव डिस्कस्ड इन क्वाइट अच्छे डिटेल्स में हमने बात करी हुई है। स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है हमसे, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स। जब भी ज्यादा स्टेटमेंट हो, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हाइल सॉल्विंग सच अ क्वेश्चन। यहां पे क्या है, अ सिंगल ट्री कैन बी कंसिडर्ड एज एन इकोसिस्टम। दूसरा क्या है, बायोटिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगेन एक सुपरलेटिव आ गया, सो प्लीज बी वेरी अलर्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट। और दूसरा क्या, प्रेजेंस ऑफ फूड इज द लार्जेस्ट इंडिकेटर। ये वर्ड्स मैं आपके लिए इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं सो दैट आप इन कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आप बहुत अलर्टली ये स्टेटमेंट को पढ़ोगे, बिकॉज वेन एवर सच वर्ड्स आर यूज्ड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहां पे दे कैन बी अ ट्रैप। ओके, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम को हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने इकोसिस्टम में देखा दैट इट्स मेड अप ऑफ द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। और इकोसिस्टम होता क्या है, इट इज अ, जो अभी हमने आई थिंक क्वेश्चन 1 में डेफिनेशन देखी, we'll quickly recap what is it. It's a structural and a functional unit of a biosphere. Okay, जिसमें जिसमें इंटरैक्शन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता रहता है, जो भी लिविंग बींग्स हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट है वहां पे, राइट। अब देखो पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है, अ सिंगल ट्री कैन बी कंसिडर्ड। दिस इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आप सरप्राइज हो रहे हो इसको देख के कि सिंगल ट्री कैसे हो सकता है, तो देखो इकोसिस्टम में इट कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल ट्री, but it also can be as large as a entire forest. Okay, so this is absolutely correct. आप में से जिसको ये नहीं पता तो this is a new learning for you, right? Second आते हैं, biotic factors are the most important determinants of where and how well an organism exists in its environment. तो actually this statement is wrong. यहाँ पे abiotic जो factors होते हैं, they are the most important factors. So the statement 2 for us is going to be wrong. अब और क्या पूछा है, एंड एबायोटिक फैक्टर्स यू ऑलरेडी नो, हमने एक दो बार डिस्कस कर लिया है। बायोटिक आर द लिविंग फैक्टर्स एंड एबायोटिक आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इट सेज टेम्परेचर डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरमेंट। देखो ये सारी थोड़े से फैक्ट टाइप की चीजें, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है। तो इन केस में इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल या आपको नहीं आ रहा है, तो जस्ट ट्रीट इज एज अ न्यू लर्निंग फॉर यू। तो देखो इट इज एक्चुअली जो एनर्जी होती है दैट इज डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, इट्स नॉट टेम्परेचर बट इट्स एनर्जी। एंड स्टेटमेंट 4 क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड इज द लार्जेस्ट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। देखो प्रेजेंस ऑफ फूड is an important factor but it's not the largest factor, so we need to be very clear about that. तो होता क्या है, यहां पे temperature is actually the largest factor, right? तो this statement is also wrong. So for this particular question, question number 8, your answer is ये, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा है। तो एक बार इसको फिर से रिकैप करते हैं फटाक से। तो सिंगल ट्री कैन बी, यस सिंगल ट्री भी, या एंटायर फॉरेस्ट, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। The second thing is abiotic factors are the most important determinants. Third is energy determines the distribution of organisms. चौथा क्या है, temperature is actually the largest factor which influence the survival. तो ये हमने पूरी तरह से इसको समझ लिया। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, अब आपसे पूछा गया है इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में, राइट। तो इकोसिस्टम सर्विसेज एक बार हम फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज? तो देखो इकोसिस्टम सर्विसेज 4 तरह की होती हैं, जैसे आपको दिख रहा है। जैसे एक होगी प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल। तो कल्चरल तो मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर कि कल्चरल तो हम समझ जाते हैं, पर बहुत बार इन तीनों में कंफ्यूजन होता है कि प्रोविजनिंग क्या होती है, रेगुलेटिंग क्या हो रही है, सपोर्टिंग क्या हो रही है।
जब मतलब ही नहीं पता चल रहा इन वर्ड्स का, तो अगर इससे रिलेटेड अगर सवाल आता है तो जो कि बहुत आसान सवाल है, वी विल गेट इट रॉन्ग, क्योंकि हमें इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरह से इसको बताता हूं। सी देखो, प्रोविजनिंग में इट इज व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग। प्रोविजनिंग एंड प्रोवाइडिंग सिमिलर वर्ड्स हो गए। तो इसमें जो भी वॉट एवर इट इज प्रोवाइडिंग यू, व्हाट इज इट प्रोवाइडिंग यू, जैसे कि फूड, क्रॉप्स, स्पाइसेस, वाटर, और क्या एग्जांपल हो गए, जैसे फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हो गए, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, एनर्जी। सो ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोविजनिंग, राइट। अब हम आते हैं रेगुलेटिंग पे। तो रेगुलेटिंग इन जनरल हमने बहुत बार इन्वायरमेंट में पढ़ा हुआ है, विच इज अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विस। क्या हो गया, जैसे हम बात करते हैं कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की, राइट। उसके बाद जैसे कि क्लाइमेट का रेगुलेशन, वेस्ट का डिकम्पोजिशन, डिटॉक्सिफिकेशन। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग सर्विसेज, ठीक। रेगुलेटिंग में एक और आपकी जैसे सर्विस हो गई प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एयर, ठीक। पेस्ट और डिजीज कंट्रोल, ये सारी इंपॉर्टेंट एक रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं। इसके बाद हम आते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज पे। सपोर्टिंग फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट एंड सीड डिस्पर्सल हो गया, साइक्लिंग हो गई ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। कल्चरल इन जनरल, जो कल्चरल हो गई, जैसे रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस है कोई भी, जैसे आपने इको टूरिज्म की बात करी, सुनी होगी बहुत बार, तो ये सारी कल्चरल कंपोनेंट्स हो गए। तो आई आई होप देखो, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग और सपोर्टिंग में जो डिफरेंस है, प्रोविजनिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग यू, एंड रेगुलेटिंग, एंड ये भी दीज आर बेसिकली द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं, उससे प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग से आपको याद हो जाएगा। रेगुलेटिंग, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमने एक बार समझ ली। सपोर्टिंग में आपको पता है इट इज न्यूट्रिएंट एंड सीड डिस्पर्सल। तो अगर आपने सपोर्टिंग अगर आपको याद है, तो बेसिकली आप इन दोनों में आराम से डिमार्केट कर सकते हो, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सो द क्वेश्चन सेज टू अस, पहला स्टेटमेंट है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ऑफ 2005। ये एक तरह से फैक्चुअल स्टेटमेंट हो गया। इट डील्स विद द वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज टू ह्यूमंस। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है यहां पे, इनकरेक्ट पूछा गया है। फिर देखो, फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कम अंडर सपोर्टिंग सर्विसेज। अभी हमने पढ़ा सपोर्टिंग सर्विसेज। दूसरा क्या है, सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते किसमें है, यस, प्रोविजनिंग में आते हैं। तो ये गलत हो गया। अब देखो, न्यूट्रिएंट डिस्पर्सल एंड साइक्लिंग, इन्होंने क्या लिखा है, रेगुलेटिंग। अब हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम गलत नहीं करेंगे। रेगुलेटिंग में क्या आता है, रेगुलेटिंग में आता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, या फिर एक तरह से ना वेस्ट डिकम्पोजिशन, ये सारी बातें। तो न्यूट्रिएंट डिस्पर्सल एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन प्रोविजनिंग में आता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। वेस्ट ये आता किसमें है, ये रेगुलेटिंग में आता है। तो एक्चुअली दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। हमसे पूछा क्या गया है, एक बार हम फिर से चेक कर रहे हैं। इट इज आस्किंग अस इनकरेक्ट, सो 2, 3, 4 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 है, दैट इज मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, MEA 2005, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आस्क अस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर। अब इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, बायोम हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। सो इस क्वेश्चन में आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू टेल द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक। तो देखो इसमें क्या है, द आंसर आई थिंक यू विल बी एबल टू लाइक अगेन, अगर आपको कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो, फटाक से इसको देखो। इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इकोसिस्टम हमने देखा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। मल्टीपल इकोसिस्टम से बनता है बायोम, मल्टीपल बायोम से बनता है बायोस्फीयर विच हैज ऑल द लिविंग पार्ट्स, ठीक। तो इसमें फिर से एक बार देखो ऑप्शंस, तो योर आंसर हैज टू बी सी, क्या, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, तो आई एम सेइंग बेस्ट वे इज टू क्रिएट अ कोड और अ नेमोनिक। उसके बाद अगली बार आपकी कोई भी ऐसे सवाल बिल्कुल गलत नहीं होंगे, राइट। ओके, अब हम आते हैं एक और अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। दिस इज अबाउट नीश।
नीश पूछा गया है हमें इकोसिस्टम पे। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बार हम फटाक से अपने लिए कॉन्सेप्ट समझ भी लेते हैं, और अगर आपने पढ़ रखा है तो विल क्विकली रिवाइज इट सो दैट ये कॉन्सेप्ट आप कभी अगली बार नहीं भूलोगे। तो देखो नीश होता क्या है। नीश इज अ यूनिक फंक्शनल रोल, और ये आपको एग्जैक्ट आप याद कर लो, जब भी आप ये देखोगे इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, कोई भी बायोलॉजिकल, कोई भी फिजिकल या कोई भी केमिकल जो फैक्टर्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो डिटरमाइन करती हैं स्पीशीज के सर्वाइवल को, इट इज अ पार्ट ऑफ द नीश। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस। दूसरी चीज है, आप ये सोचोगे कि यार नीश, एक तो ये हमने बात कर ली, बट देन नीश इज हाउ इज इट रिलेटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो नीश जब हमने बात करी, इट्स अ यूनिक फंक्शनल रोल, तो इसी से एक और मतलब हमें एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि क्या कोई दो स्पीशीज का नीश सेम होता है कि नहीं होता है, राइट। तो जो मैंने क्या बोला इसमें, इट इज यूनिक। तो बेसिकली व्हाट इट इज कि दो कोई भी स्पीशीज होंगे उनका एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश नहीं होगा। और नीश क्या करता है, कभी भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो नीश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर मुझे कोई भी स्पीशी कंजर्व करनी है तो मुझे पता होना चाहिए उसका बेसिकली नीश क्या है, वो किस एरिया में या कहां पे वो मतलब रहेगी स्पीशीज, सो दैट उसको हम एक तरह से उसको सेव कर पाएंगे। अब देखो नीश में दो तीन चीजें हैं विच वी शुड ऑल्सो लाइक रिमेंबर। जैसे एक होता है हैबिटेट नीश, ठीक, एक हो गया इसमें रिप्रोडक्टिव नीश। तो इसको बेसिकली नाम से आपको पता चल रहा है हैबिटेट में क्या हो गया, कहां पे वो लाइक वेयर इज इट लिविंग, कौन सा खाना खा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव नीश हो गया, तो नीश में आई थिंक यू आर एबल टू, रिप्रोडक्टिव मतलब कहां पे और किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, राइट। अब इसी से रिलेटेड जैसे मैंने आपको फिर से बता दिया कि कोई भी दो स्पीशीज जो भी एक हैबिटेट में रहते हैं उनका सेम नीश नहीं हो सकता है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। और इससे अब आई थिंक नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट मेक श्योर, और जैसे हमने क्या बात करी, हैबिटेट नीश, रिप्रोडक्टिव नीश, और हम क्या करें एक फिजिकल और एक केमिकल नीश। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्या टेम्परेचर है, लैंड स्लोप, ये सारी चीजें व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट सेज a niche is a community of plants and animals which have a common characteristics. Okay, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। और क्या लिखा है, सिमिलर स्पीशीज मे हैव सिमिलर नीश। तो देखो अभी हमने पढ़ा इसको इतनी अच्छे से, ये यूनिक फंक्शनल रोल की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से तो नहीं होगा इसमें, हाँ है ना। आई होप यू आर एबल टू फॉलो। तो दिस स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। दूसरी बात क्या है, सिमिलर स्पीशीज मे हैव सिमिलर नीश, दिस इज अगेन रॉन्ग। ये यूनिक होता है, और किसी भी स्पीशीज नो टू स्पीशीज कैन हैव द आइडेंटिकल नीश, ये अभी हमने फिर से बोला। स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, दोनों स्टेटमेंट गलत है, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। यहां पे क्या पूछा है, अ मोर डाइवर्स इकोसिस्टम की बात है, इकोटोन्स की बात कर रहे हैं, ठीक। देखो अब इसको समझते हैं, पहला स्टेटमेंट देखो आप, और इसमें अगेन जस्ट चेक, इट इज सेइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट इज अ मोर डाइवर्स इकोसिस्टम विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल, राइट। ये पहला स्टेटमेंट हमको बताया गया है। दूसरी बात, मोर नंबर ऑफ इकोटोन्स के बारे में बात करी। इकोटोन्स हमने अभी देखा, दीज आर द जोन्स ऑफ ट्रांजिशन, यहां पे एक तरह से एज इफेक्ट होता है, राइट। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल। और लास्ट स्टेटमेंट, लेस इवननेस अमंग स्पीशीज। तो जो पहला स्टेटमेंट है, अ मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, डाइवर्स मतलब देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल स्पीशीज यहां पे। तो जब मल्टीपल स्पीशीज हैं तो वहां पे उन स्पीशीज का सर्वाइवल और उसकी स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी हाई। सो दिस इज एक्चुअली अ गोल्डन रूल। तो आप इसको प्लीज याद रखिए कि अ मोर डाइवर्स इकोसिस्टम विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, more number of ecotones will lead to a greater number of transition zones। तो अगर आपको इकोटोन वाला हमारा डिस्कशन अभी जस्ट हमने जो बात करी याद है, तो यस, अगर ज्यादा इकोटोन होंगे किसी भी एरिया में, जैसे हमने इमेज में भी देखा था, फॉर एग्जांपल दीज आर इकोटोन्स, और काफी ढेर सारे होंगे, तो वहां पे ट्रांजिशन जोन,
ये दो डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो भी बहुत ज्यादा होंगे। ठीक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। लास्ट स्टेटमेंट देखो, लेस इवननेस अमंग स्पीशीज लीड्स टू ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, अब देखो इसको एक बार सोच, एक बार हम जस्ट देखते हैं फिर से। एक वर्ड आ गया यहां पे इवननेस अमंग स्पीशीज, और एक कॉन्सेप्ट आ गया डाइवर्सिटी। ठीक, इवननेस का मतलब देखो वो कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, दो चीजें पूछी, एक हो गई लेस इवननेस और एक हो गई ग्रेट या फिर मोर, और डाइवर्सिटी से इसको रिलेट करते हैं। तो देखो अगर इवननेस बहुत कम है, इसका मतलब मान लो मेरे पास 10 डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं एक इकोसिस्टम में, और इवननेस कम है, व्हाट इज मतलब हो सकता है 10 में से एक स्पीशीज मेरे पास 5 हो, एक स्पीशीज 1 हो, एक स्पीशीज 6 हो, एक 100 हो। सो इवननेस कम है। इवननेस का बेसिक मतलब क्या है, वो समानता। दूसरा क्या है, अगर इवननेस बहुत ज्यादा है तो इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी 5, सब 5, राइट। तो आप मुझको ये बताओ, अगर सारी बहुत ज्यादा इवननेस है, ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज सेम नंबर की है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा है या पहले केस में डाइवर्सिटी ज्यादा है, राइट। एक्चुअली ऑफ कोर्स इट इज इन द फर्स्ट केस। तो आपके पास हो सकता है 100 एलिफेंट्स हो गए, 4-5 लॉयंस हो गए, या अलग तरह से। तो जितनी कम इवननेस है स्पीशीज में, द हायर इज द डाइवर्सिटी। ठीक, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, या अगर आपने इसको अच्छे से समझा नहीं है, राइट। अगेन वील रीड, लेस इवननेस अमंग स्पीशीज लीड्स टू अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पे हमसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यहां पे तीनों स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है। सो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनकरेक्ट है, कोई भी नहीं। तो आंसर फॉर स्टेटमेंट 12 इज डी। अब हम बात करते हैं लोटिक इकोसिस्टम की। ठीक, यहां पे आपको 5 एक तरह से स्टेटमेंट उस सेंस पे दिए गए हैं। तो देखो लोटिक इकोसिस्टम को समझने से पहले व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, क्या हो गया, फ्रेश वाटर में दो तरह से होते हैं। तो पहला आपने जस्ट अभी सवाल में आपसे पूछा है व्हाट इज लोटिक, दूसरा क्या होता है, इट इज कॉल्ड लेंटिक। तो लोटिक में क्या है, इट इज मूविंग वाटर, जो वाटर मूव कर रहा है। यहां पे वाटर इज स्टैग्नेंट, राइट। अब देखो स्टैग्नेंट अगर वाटर है तो हम इसके एक बार एग्जांपल कुछ समझ लेते हैं। लोटिक में बिकॉज वाटर वो मूव कर रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले वाटर मूव कहां कर रहा है, रिवर्स। रिवर्स आप हमेशा याद कर सकते हो, स्ट्रीम्स, ठीक, स्प्रिंग्स। वैसे तो और भी एग्जांपल हैं जैसे रिवुलेट, क्रीक, ब्रूक्स, पर हो सकता है आपको वो याद नहीं हो, तो इसलिए 2-3 आप याद कर लो, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स। लेंटिक इज व्हाट, इट इज स्टैटिक या स्टैग्नेंट। तो यहां पे पूल, लेक्स, ये सारी चीज लेंटिक हो गई है। ठीक, और हम ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और जब हम चैप्टर अपना करेंगे एक्वेटिक वाला इकोसिस्टम्स का, उसमें हम ये चीजों को और बहुत डिटेल में करेंगे। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है इकोलॉजी का। बाकी हम जब चैप्टर्स करेंगे वी विल डू इट इन मोर डिटेल। तो देखो अब स्टेटमेंट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट अ लोटिक इकोसिस्टम। ठीक, लोटिक हमने फिर से क्या था, लोटिक वॉज द मूविंग वाटर। तो अब आपको 5 चीजें दी हैं, अगर इसमें से आपको एक लेंटिक दिख जाए तो आप आंसर शायद आपको मिल जाएगा। ठीक, तो लेक्स हमने क्या देखा, लेक्स क्या होते हैं, लेक्स आर द पार्ट ऑफ लेंटिक सिस्टम बिकॉज लेक्स आर स्टैग्नेंट। ठीक, तो ये कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर। 3 को एलिमिनेट करते हैं, ये गया, ये गया, ये गया, देखो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। अगर आपको और चीजें पता भी नहीं थी तो भी आप ये आंसर निकाल ले रहे हो, जस्ट बिकॉज क्यों, आपको एक कॉन्सेप्ट पता है। तो इनफैक्ट बोथ लेक्स एंड पूल्स, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लेंटिक हो गए। उसके बाद रिवुलेट्स, ब्रूक्स, क्रीक्स, ये लोटिक हो गए। तो ये सवाल में देखो कॉन्सेप्ट एक चीज है, पर उसको सॉल्व एलिमिनेट करके करना इज अनदर थिंग। हो सकता है आप इस सवाल को पहली बार देखते और आप रिवुलेट्स, ब्रूक्स शायद आपने कभी सुने नहीं होते अच्छे से, या आपको पता नहीं होता, तो आप क्वेश्चन स्किप कर देते। पर जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, अपने कॉन्सेप्ट को ट्रस्ट करो, आप सारे ऑप्शंस देखो, उसमें देखो कहीं आप कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू डू दैट, प्लीज गो अहेड, सॉल्व दैट क्वेश्चन, आपको +2 मिलेगा। और प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सवाल होंगे जहां पे आपको शायद उसका कॉन्सेप्ट पता हो, या आप उसको एलिमिनेट करके अराइव कर पाओगे। सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट। सो दिस वाज एक्चुअली आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हमने बेसिकली, जो मैं आपको फटाक से एक तरह से समराइज करूंगा, जो कॉन्सेप्ट्स ओवरऑल हमने आज देखे, राइट। देखो
हमने हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज एन इकोलॉजी, बायोस्फीयर इकोसिस्टम, एक हमने पूरे इसको अच्छे से समराइज करके समझ के इकोसिस्टम, बायोस्फीयर को समझा। उसके बाद हमने ऑस्मोट्रॉफी देखी, ऑस्मोसिस क्या होती है, फंजाई सबसे बड़े ऑस्मोट्रॉफ जो स्पेशलिस्ट होते हैं। लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट, जोन ऑफ टेंशन, ठीक, मैंग्रोव जो भी एग्जांपल्स है, बायोम्स में टार्मिगन, एल्क, जेब्रास, इतने हमने बायोम्स को समझा। बायोस्फीयर रिलेटेड हमने अंडरस्टैंडिंग देखी, राइट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने समझा। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, किस तरह से कम्युनिटी को क्या डिटरमाइन करता है वो समझा हमने। इकोसिस्टम अगेन वी डिड इन क्वाइट डिटेल, राइट। इकोसिस्टम सर्विसेज कैसी होती हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग में क्या अंतर होता है, क्या करेक्ट इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब तो मैं लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज अ नीश, नीश को लाइक वी अंडरस्टूड इन पॉइंट अच्छे डिटेल में, राइट। डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, इवन ऑफ स्पीशीज, ये भी वी हैव अंडरस्टूड। लोटेक इकोसिस्टम क्या होता है, राइट। सो आई होप बेसिकली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, इनका अप्लाइड पोर्शन, बिकॉज हमने इतने क्वेश्चंस करे हैं। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दैट, राइट। इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स भी हम कवर करेंगे। सो यू विल हैव टैंजिबल एंड इंटैंजिबल बेनिफिट्स। सिलेबस आपका स्पीशीज, एक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर होगा इस पर्टिकुलर सीरीज में, राइट। Your retention will be very good, trust me, and your environment and बाकी जो आपकी chapters है, like for example modern history is going on, polity, all of these things are going to be on your fingertips. And last but not least, you will gain a lot of confidence when you are going through this series. आप repeatedly जब concept को revise कर रहे हो, so you will gain a lot of like competence. So I'll just tell you कि यहाँ पे we are doing a lot of different courses, modern history, environment, ये जो आप अभी देख ही रहे हो, art and culture, so on and so forth. And we at Suna IS are trying to help you in your prelims preparation through this 3000 plus multiple choice questions. So मैं आशा करता हूँ कि आप इन कोर्सेज का एक तरह से अच्छा बेनिफिट लेंगे और आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इससे बहुत स्ट्रीमलाइन होगी। सो विद दैट आई विल नाउ टेक योर लीव। मैं आपको चैप्टर 2 में मिलता हूँ। सो टिल देन प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स विच यू आर डूइंग and please stay safe. Bye. Thank you.